हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आपका जो लैंग्वेज है वो, अगर आप सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी लेते हैं तो उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज हिंदी, ये पेपर हम 16 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन हुआ था उसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पैसेज गिवन है, तो ये पैसेज भी बहुत सिंपल था, जिसमें थोड़ा सा आपको इसमें करना क्या होता है। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आप देख लो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ लो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है पैसेज को कोई भी सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व करने का। तो अब हम सीधा पैसेज पढ़ लेते हैं, देखते हैं पैसेज के अंदर क्या बोला गया है। मनीषी कहते हैं पुरुषार्थी। पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्कर, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। केवल आलसी अपने भाग्य को कोसते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है। साधारणतया जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं, वे हमारे पूर्ण संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं, उनके पीछे और लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। महाराज भर्तृहरि ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है: अधम, मध्यम और उत्तम। अधम क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि जो मध्यम लोग जो होते हैं वो बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं जब भी उनको कोई आता है। फिर परंतु उत्तम लोग बार बार कष्ट विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए काम को नहीं छोड़ते, वन को पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थी कहलाते हैं। उपनिषद कहते हैं चिरवेति अर्थात चलते रहो चलते रहो। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़े, जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करें। तो ये एक पूरा पैसेज था और इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, तो हमने एक बारी में ही आपको पैसेज पढ़ के बता दिया। अब क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये आपको पहले ही पैसेज से पढ़ के समझ में आ जाएगा। अपने भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ करने वाला, यानी कि जो अपना जो भाग्य है वो जो हार्ड वर्क करता है वही बनाता है। हार्ड वर्क, पुरुषार्थ का मतलब होता है हार्ड वर्कर, जो लगातार मेहनत कर सके, करेज, जिसमें करेज हो। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। भर्तृहरि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? अब ये जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार जो मनुष्य होते हैं, कौन से मनुष्य? मध्यम श्रेणी के। तो मध्यम श्रेणी के मनुष्य के बारे में ये कहा गया था कि ये वो लोग होते हैं जो काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कोई विघ्न आने में, कोई आपदा आने में वो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाना था, विघ्न आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देने वाले। क्वेश्चन नंबर 123 में देखते हैं। चिरवेति का भाव क्या था? तो इसका जो चिरवेति लास्ट पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन में इसका आंसर था, यानी चलते रहो चलते रहो। चलते रहो चलते रहो का मतलब निरंतर कार्य करते रहो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अब पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्कर, यानी कि करेज। तो हार्ड वर्कर का जो विलोम शब्द होगा, जो उल्टा होगा, इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि आलसी। ऑप्शन नंबर 1। 125 में चलते हैं। प्रारंभ शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रारंभ शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका प्रा, और प्रत्यय जो है आपका वो है आरंभ। आरंभ। तो ये आपका हुआ उपसर्ग और ये हुआ आपका आरंभ, हुआ आपका प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर इसका
सेकंड सही हो जाएगा। 126 की तरफ चलते हैं। प्रारब्ध शब्द का अर्थ है, प्रारब्ध शब्द का अर्थ होता है भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाना था। 127 में चलते हैं। लक्ष्य मिलने की संभावना किसे अधिक होती है? अब लक्ष्य तो उसी को मिलेगा जो लगातार कार्य करता रहेगा, लगातार कोशिश करता रहेगा, यानी कि लगातार कार्य करते रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाना था। 128 की तरफ चलते हैं। 128 में ये बोला गया है, अधम व्यक्ति कौन होता है? अब अधम व्यक्ति जो कार्य प्रारंभ कर देता है, जो विघ्न पड़ते ही काम को छोड़ देता है, या जो कष्टों के भय से ही कार्य प्रारंभ नहीं करता। तो जो महाराज भर्तृहरि जो थे, उन्होंने 3 भागों में बांटा था, अधम, मध्यम और उत्तम। उत्तम तो जो काम को लगातार करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। अधम वो था जो काम को शुरू ही नहीं करते, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना था, जो कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी पैसेज के टोटल 8 क्वेश्चंस। अब अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप पा सकते हो। एक और पैसेज दिया हुआ गया है जिसमें लिखा गया है, साहित्यकार का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध और सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्य के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। आगे फिर कह रहा है, इसके लिए कानून है जिनसे वे इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्याप्त आनंद की खोज में लगा रहता है, इसको वे रत्न द्रव्यों में मिलता है तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद उसे आनंद से ऊंचा है, लेकिन उसका आधार और सुंदर सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 129 के इस पैसेज के ऊपर। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है। साहित्य जीवन के विचार से सामग्री लेता है। साहित्य सेकंड ऑप्शन में है, जीवन साहित्य को नियंत्रित करता है। थर्ड में है, साहित्य जीवन को परिष्कृत करता है। या फोर्थ है, जीवन साहित्य को प्रति उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा करना चाहिए कि पैसेज पढ़ने के बाद आपको खुद पैसेज ट्राई करना चाहिए और उसके बाद उनके आंसर्स आपको देखने चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। क्वेश्चन नंबर 130 में चलते हैं। साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? तो सुंदर और सत्य में, यही पैसेज में भी आया था कि सुंदर और सत्य में। ऑप्शन नंबर इसका 1 ही सही हो जाना था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। मनुष्य ते जीवन पर्याप्त किसकी खोज में लगा रहता है? अब मनुष्य परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की या रत्न द्रव्य की? तो ये पैसेज में आया था, मनुष्य जो है हमेशा पूरे जीवन भर आनंद की खोज में ही लगा रहता है। ये आप जब पैसेज की लास्ट से 5वीं लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पर इसकी बात की गई है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब साहित्य का प्रमुख उद्देश्य ये भी आपको लास्ट पैसेज में ही मिल जाना है, आनंद उत्पन्न करना यानी आनंद प्रदान करना। ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4। 132 के बाद 133 की चलते हैं। सुगम का विलोम शब्द क्या है? अब सुगम का मतलब होता है ईजी। सुगम का मतलब क्या होता है? ईजी। तो सु मतलब होता है कोई चीज़ अच्छा, और दु का मतलब होता है बेकार। तो दुर्गम, इसका जो विलोम शब्द होगा वो दुर्गम हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। लंबे चौड़े भवन में रेखांकित व्याकरणिक दृष्टि से है। तो व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब लंबे चौड़े दोनों ही विशेषता है,
तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि ये किसी चीज़ की भवन की विशेषता बता रहा है कि भवन लंबा भी है और चौड़ा भी है, तो इसलिए विशेषण हो गया आपका। 134 के बाद 135 में चलते हैं। इसमें बोला गया है परिमित का अर्थ क्या है। अब परिमित का अर्थ, सबसे पहले हम परिमित का अर्थ जान लेते हैं। परिमित का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके, जो सीमित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सीमित मतलब जिसे आप माप सको, जिसे कैलकुलेट किया जा सके, मेज़र किया जा सके। अब 135 के बाद एक और 136 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 136 में देखते हैं क्या बोला गया है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियों देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने के वाले कार्य, या पठन पश्चात के कार्य। अब पठन पश्चात के कार्य तो है नहीं, क्योंकि ये उसने स्टार्टिंग में पूछे थे। निरंतर चलने वाले कार्य भी नहीं होने वाले। ये पठन के दौरान तो पूछा ही नहीं उसने, स्टार्टिंग भी पूछा है। पठन पूर्व के ये कार्य हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ, और 137 में बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, या पाठ को समझना, या पठन में परवाह। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पाठ को समझना। ऑप्शन नंबर 3 इसको सही हो जाएगा। 137 के बाद 138 में चलते हैं। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन है। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, या शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। लास्ट ऑप्शन है अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसका 3rd ऑप्शन ठीक होगा। 138 के बाद 139 में देखते हैं। वे विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कार्य आधारित भाषा अधिगम, या पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, या सहयोगत भाषा अधिगम, या संप्रेषणात्मक भाषा परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका 2nd होगा, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। 139 के बाद 140 की तरफ चलते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं। सुनना, बोलना एवं अंकगणित, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ पूल संक्रियाएँ, लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन, या पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। तो इसमें जो होगा पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रिया, यानी कि इसका 2nd ऑप्शन सही हो जाना था। 140 के बाद 141 की तरफ चलते हैं। 141 में बोला गया है शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए कार्यों के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। वे कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, वे सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वे कार्य अध्यापक की दृष्टि से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अध्यापक की दृष्टि से आ गया तो ये तो गलत ही हो जाना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। सामाजिक उपयोग नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे क्यों। तो वे सबसे अधिक ज्ञान देने वाला होगा। अगर ज्ञान देने वाला होगा तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप ऐसा कोई कार्य या कोई ऐसा वर्क नहीं देंगे जो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। 142 में ये बोला गया व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, या विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3rd होगा, विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना।
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 143 एक आपका गलत क्वेश्चन था जो सीटेट की तरफ से, मतलब ये इसमें कुछ और पूछा जाना चाहिए था या ऑप्शन इसमें अलग तरीके से देने चाहिए थे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य नहीं है की बात की गई है, भाषा की कक्षा के लिए अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक रचनाएं शामिल होनी चाहिए, ये भी सही है। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, मतलब जो सही नहीं पूछा गया था तो ये गलत था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक थी। ये भी गलत था इसलिए ये भी स्टेटमेंट सेकंड वाली भी ठीक थी। रुचिकर तो होना चाहिए, मतलब ये तो एक्चुअल जो चीज़ है वो ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर ये पूछना चाहिए था कि कौन सा सत्य है, तो सत्य में हो जाता ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ये पूछा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब ऑप्शन नंबर जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी गलत थी, सेकंड भी गलत थी, और फोर्थ जो है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो है जो ख़ास तौर पर लंबी हो, ये भी गलत है। तो ये पूछा था गलत कौन सी नहीं है, सत्य कौन सी नहीं है, तो पहली भी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1, 2, 4, यानी कि पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और चौथे स्टेटमेंट चारों ही गलत है, और जो गलत था वही इसमें पूछा गया था। अगर कोई भी स्टूडेंट 1, 2, 4 में से पहला, दूसरा या चौथा ऑप्शन में से कोई भी एक मार्क कर लेता, उसको मार्क्स मिल जाने थे। 143 के बाद 144 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, या शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशित करने के लिए कहना, या व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अनुमान लगाने के कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। बोला गया किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने की संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव, या बोधक प्रश्न, या पाठ विश्लेषण, या भाषा विश्लेषण। तो इसमें जो है ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव, किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। 145 के बाद 146 में चलते हैं। भाषा कक्षा में काव्य वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, या कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, या समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, या कवि और कविता के बारे में अधिक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आप देख ही पा रहे हैं कि समझने के लिए, सराहने के लिए और आनंद लेने के लिए ही पढ़ाया जाता है। कोई चीज़ समझ बनाने के लिए ही आपको वहाँ पर पढ़ाई जा रही है और भाषा सीखने के लिए। 146 के बाद 147 में देखते हैं। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। तकनीकी शब्दावली एवं भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तुति देने के लिए शैक्षणिक एवं से शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रतिवर्ती उपयोग के लिए, या उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमज़ोर श्रेणी में, तो वो तो बांटेगा ही नहीं। भाषा के कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाना था। 147 के बाद 148 में चलते हैं। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, या निदानात्मक परीक्षण। तो ये होता है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। 149 में चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट ये पूछा गया है सही नहीं है, तो पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों को अधिकतम प्रमाण प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है।
ये विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता बनाने में सहायता करता है। तो पोर्टफोलियो इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट एक तरीके से स्वतंत्र बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए। ये विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है और अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ये एक बार में नहीं, ये बार बार किया जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत थी और गलत ही पूछी थी कि सही नहीं है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि व्याकरण के कक्षा में हमें पहले डैश व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए या अनियमित रूप व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो, या लास्ट ऑप्शन में है उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले हमें नॉर्मल टॉक जो करते हैं, सामान्य जो चर्चा होती है जो क्लासेस में होती है, उसके ज़रिए ही हमें व्याकरणिक को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी व्याकरण उनको सिखानी चाहिए नॉर्मल टॉक के ज़रिए। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको लगातार मिल सके।